हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बहुत ही अहम इशू पर बात होने वाली है। भारत पाकिस्तान जब तकसीम हुआ 1947 में, उसके साथ साथ भारत में रहने वाले मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को एक तरह से वादा किया गया था कि यह सेकुलर मुल्क रहेगा। जवाहरलाल नेहरू ने उसको एक तरह से फॉलो भी किया, उसे मजबूत भी किया। उसके बाद के हालात ऐसे बदलते गए जिसका नतीजा आज हम आप मुसलसल देख रहे हैं। इस हुकूमत में 250 से ज्यादा मॉब लिंचिंग से मुसलमानों का कत्ल किया जा चुका है और बहुत वाकयात हैं। बार बार ये भी खबरें आ रही हैं कि जेनोसाइड हो सकता है मुसलमानों का। मुल्क का यह सफर 1950-1947 के बाद से अब तक कैसा रहा, जबकि अक्सर हुकूमतें कांग्रेस के हाथ में थीं, उसके बाद भी ये हालात इतने क्यों बदल गए कि मुसलमान यहां अपने आप को गैर महसूस करने लगे। कई बड़े राइटर्स ने ऐसी किताबें लिखी हैं, जिसमें सईद नकवी की एक किताब मुझे याद आ रही है, जिसमें उन्होंने बीइंग द अदर नाम से एक किताब लिखी। और सईद नकवी वो शख्स है जो बाकायदा पूरे सेकुलर उनका एक शख्सियत है। बहरहाल, बात मैं उधर नहीं ले जाना चाह रहा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब से कर रहे हैं। कुर्बान अली का नाम, चेहरा जाना पहचाना, बीबीसी के जमाने से हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, बहुत से मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया से बाहर के लिए बहुत कुछ काम किया है। कुर्बान अली साहब ने अभी हाल ही में कारवान नाम की एक मैगजीन है, उसके लिए एक मजमून लिखा है, काफी लंबा। अगर कोई किताब छापने का शौकीन, जरा हल्के मिजाज का कोई आदमी होता तो इतने आर्टिकल में एक किताब छाप लेता। 30 पेज का एक आर्टिकल। उसमें बहस यह हुई है कि क्या कांग्रेस ने ये जो संघ का जो कम्युनल एजेंडा है उसके साथ वो मिलकर के क्या हुआ। उसका आर्टिकल का टॉपिक है हाउ कांग्रेस लेजिटिमाइज्ड संघ कम्युनल पॉलिटिक्स। इस पर बात करेंगे, यह बहुत ही अहम है। एक बात करना, समझना इसलिए जरूरी है कि जो हम अचानक किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि आरएसएस वाले, बीजेपी वाले ये हैं, इनको मदद किसने की यहां तक पहुंचने की, उस पर हम बात करेंगे। कुर्बान अली साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, मुझसे बात करने के लिए मैं आपका मशहूर हूं। आप ये बताइए कि ये कांग्रेस का 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, 1947 में जब मुल्क तकसीम हुआ, उसके साथ साथ जो वादा किया गया था मुल्क के तमाम लोगों से कि ये सेकुलर मुल्क रहेगा और उस बराबर सबके हकूक होंगे, उसके और आज के बीच में ये इतनी बड़ी खाई कैसे खड़ी हो गई? आपने एक आर्टिकल लिखा है, उसके थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद फिर सवाल जवाब की तरफ आएंगे। देखिए काज़मी साहब, ऐसा है कि जैसा आपने बताया इस प्रोग्राम की शुरुआत में कि हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो हमें ये बताया गया था कि ये सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक होगा, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी होगी और इसमें तमाम हुकूक बराबर होंगे हर शहरी के। पाकिस्तान बन जाने के बावजूद हिंदुस्तान को अपने आप इस चीज़ के लिए तैयार करना एक बड़ी बात थी। लेकिन हमारे जो फोर फादर्स थे, नेशनल मूवमेंट के जो हीरोज़ थे, जिन्होंने गांधी जी की क़यादत में मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने ये अहद किया, ये कसम खाई कि भले ही पाकिस्तान एक दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बन गया हो, लेकिन हम इस हिंदुस्तान को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसको हम वैसा ही हिंदुस्तान रखेंगे जैसा पिछले 1000 बरस से ये चलता और रहता आया है। चुनाचे डॉक्टर अंबेडकर को ये जिम्मा दिया गया कि वो एक ऐसा आइन तैयार करें कि जिसमें जो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियां रही थी गुज़िश्ता 50 वर्षों में, उन सब को इसमें शामिल कर लिया जाए और लिहाजा एक ऐसा आइन तैयार हुआ जिसे दुनिया में ह्यूमन राइट्स का एक बेहतरीन दस्तावेज करार दिया गया। आज भी ये माना जाता है कि हिंदुस्तान का आइन एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हर शख्स के जो इख्तियारात हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो
जिम्मेदारियां हैं वो बराबर हैं और उसमें किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उससे गुरेज किया गया। उस ऐसा कि ना जात पे मबनी, ना बिरादरी पे, ना मजहब पे, ना जबान पे, ना जेंडर पे, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इसी बात को लेकर के जो हमारे पहले वजीर आजम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उस पर एक तरह से मोहर लगवाई। सन 52 का जब इलेक्शन हुआ एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, तो उसमें बाहरी अक्सरियत के साथ उन्हें चुना गया। और उस वक्त के अखबार, उस वक्त के रसाइल और दूसरी किताबें जो अब लिखी गई हैं वो इस बात की गवाह हैं कि पंडित जी अपनी इलेक्शन रैली में जाते थे तो यही कहते थे कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था 3 साल की तवील डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसमें हमने ये बात कही है कि हम इस मुल्क को सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक बनाएंगे। तो अगर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाइए और इस बात पर मोहर लगाइए। लिहाजा न सिर्फ 52 बल्कि 57 और 62 3 आम इंतखाबात लगातार हुए। 17 साल पंडित जी वजीर आजम रहे, लेकिन जो शुरू के 5 साल हैं उसमें आप कह सकते हैं कि वो चुने हुए नहीं थे 47 से 52 तक, लेकिन 52 में वो चुने गए, 57 में चुने गए, 62 में चुने गए और 2 साल बाद उनका इंतकाल होता है। उस वक्त तक वो इलेक्टेड वजीर आजम थे इस मुल्क के। और उन्होंने जो स्पिरिट थी कॉन्स्टिट्यूशन की और जो आइडियोलॉजी थी कांग्रेस पार्टी की, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। राइट विंग हिंदू जमायतों ने उनके ऊपर बहुत दबाव डाला, तो उसको उन्होंने दरकिनार किया। अपोजिशन में जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जमायतें थीं, उन्होंने जो उनको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की। उनकी जो बुनियादी क्रिटिसिज्म था हुकूमत को चलाने के बारे में, उसे तो एक्सेप्ट किया, लेकिन ये कहा कि भाई ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी ये मुल्क सेक्युलर मुल्क रहेगा, उस पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और उनके इंतकाल के बाद 1-1.5 साल के लिए जवाहरलाल नेहरू के जो जानशीन थे लाल बहादुर शास्त्री, वो वजीर आजम हुए। और फिर उनका चूंकि इंतकाल हो गया ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को, तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिन्हें के जमहूरी तरीके से इलेक्ट किया गया था, वो प्राइम मिनिस्टर हुई। लेकिन बदकिस्मती से इंदिरा गांधी ने वजीर आजम बनने के बाद उन वैल्यूज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जिनको सहेज के रखने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और पूरी दुनिया में लोहा मनवाया था हिंदुस्तान के इस जमहूरी किरदार का, इस सेक्युलर किरदार का। और वो तीसरी दुनिया के पूरे जो 9 अलाइड ममालिक थे 100-125, उनके लीडर के तौर पे उभरे। सुएज कैनाल के वक्त में वो मुसलमानों से भी बड़े अरबों के मसीहा बन करके उभरे। और वो अमरोहा के एक शायर थे पाकिस्तान में, रईस अमरोही, उन्होंने लिखा कि साहब एक ब्राह्मण जादे की शान तो देखिए कि अरब जो है वो उन्हें अपना मसीहा मान रहे। तो इस तरह की बात थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको उस चीज को बरकरार नहीं रखा, कॉम्प्रोमाइज किया। जो गांधी के मर्डर में मुलजिम थे सावरकर साहब, उनके इंतकाल के बाद उन्होंने बड़ी खराज अकीदत पेश की। बाद में जब वो दोबारा वापस 80 में आती हैं तो उन्होंने सावरकर के ऊपर फिल्म बनवाई, डाक टिकट जारी किया और एक तरह से ये मैसेज दिया कि साहब मेरा इनसे झगड़ा नहीं है। दूसरी जानिब आरएसएस के साथ उन्होंने इमरजेंसी के दौरान तो सख्ती बरती और उसके काफी लोगों को जेल में बंद कर दिया, लेकिन 77 में जब वो आउट ऑफ पावर हुई तो उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि नॉर्थ इंडिया में मुझे मुसलमान ने भी वोट नहीं दिया, दलित भी मुझसे अलग हो गया, कुछ थोड़ा सा ब्राह्मण भी अलग हो गया, तो अब क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए। तो 80 में जब वो दोबारा पावर में आई, उस वक्त में उन्होंने आरएसएस की हिमायत ली। और ये एक ऐसा वक्त है कि जो अलार्मिंग बेल के तौर पर मैं देखता हूं कि आरएसएस की मदद लेना और फिर हुकूमत में आना, और उसके बाद जो उनकी पॉलिटिक्स हुई, वो आज जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसमें कोई मैं ज्यादा फर्क नहीं देख पाता, क्योंकि ये मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडे पे मबनी सियासत थी और उन्होंने वो कम्युनल कार्ड चला। 1983 के कश्मीर असेंबली इलेक्शन में बहुत ओपनली उन्होंने किया और जम्मू रीजन में जो आरएसएस का गढ़ था वहां उसका सफाया करके कांग्रेस को सीटें जितवाई। और 84 में उनके इंतकाल के बाद जो इलेक्शन हुआ
उसके बाद बाबू जगजीवन राम जो उस वक्त के कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर थे, कांग्रेस से बाहर थे, उन्होंने ये कहा कि इट्स ए वोट फॉर हिंदू इंडिया, यानी सन 84 का इलेक्शन वो हिंदू कार्ड का ब्लेटेंट तरीके से एक एक्सपेरिमेंट था और उसमें पूरे आरएसएस ने सपोर्ट किया। नानाजी देशमुख का आर्टिकल है, वो मैंने अपने आर्टिकल में कोट किया है, उसका फोटोकॉपी भी दी है। और उस वक्त आरएसएस ने इस हद तक कांग्रेस पार्टी की हिमायत की कि ग्वालियर में वाजपेयी जी माधवराव सिंधिया के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा और बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस पार्टी 410 से ज्यादा सीटें जीती। तो ये इसकी बुनियाद है इस मेरे आर्टिकल की, इस एस्से। अच्छा, इसमें जो एक बड़ी बात आमतौर पर यह समझा जाता रहा है अब तक भी कि मुसलमान बीजेपी से नफरत क्यों करते हैं, उसमें एक बात यह कही जाती है कि कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है, मुसलमान को शिकायत लेकर के जाए तो वो सुनती भी है जब तक वो हुकूमत में थी खास तौर पर, लेकिन बीजेपी के यहाँ तो अपने हक मांगने के लिए भी नहीं जाया जा सकता मुसलमानों के लिए। तो ये जो हल्का सा फर्क है जो आपने बताया कि 1980 में आरएसएस ने सपोर्ट किया, 1984 में सपोर्ट किया बाकायदा कांग्रेस को, तो ये आरएसएस क्या अपने नजरिए के लिए काम करते हुए बीजेपी को भी हरा सकती है, कांग्रेस को जिता सकती है? उसके नजर में सीधा अपना टारगेट है हिंदू राष्ट्र तक पहुंचना या कैसे? मतलब इसको थोड़ा सा और एक जर्नलिस्ट के तौर पर इसे कैसे आप देख रहे हैं? जी, मैंने अपने इस आर्टिकल में आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल किया है और इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है और इसकी शहादत के तौर पे इसकी और मजबूत करने के लिए इस आर्गुमेंट को, जो आपने अपने सवाल में कहा, राजेंद्र सिंह जो कि आरएसएस के चीफ थे, 1996 में उनका दिया गया एक बयान कोट किया है रज्जू भैया का, जिन्होंने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि हम बीजेपी को ही सपोर्ट करें, अगर हमारे लिए कांग्रेस पार्टी हमारा जो मकसद है, जो एजेंडा है, उसके लिए काम करेगी तो हम कांग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अब मैं इसके बारे में कुछ और सबूत आपके सामने रखना चाहूंगा। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश वॉर में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, तो सबसे ज्यादा खुशी आरएसएस के लोगों को हुई और उन्होंने दुर्गा देवी तक का खिताब इंदिरा गांधी को दे दिया और कहा कि इंदिरा गांधी ने वो कारनामा अंजाम दिखाया है जो किसी हिंदुस्तानी की हिम्मत नहीं थी। उसके 3 साल बाद 1974 में जब मिसेस इंदिरा गांधी ने पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस वक्त आरएसएस ने सपोर्ट किया, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। उस वक्त ने कहा कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, हिंदुस्तान को एटॉमिक पावर बनना चाहिए और इंदिरा गांधी ने ये कर दिखाया। लेकिन उस वक्त जेपी मूवमेंट शुरू हो गया, गुजरात और बिहार का ये यूथ मूवमेंट शुरू हो गया और इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मुकदमा जो चल रहा था, इलेक्शन पिटीशन, वो आ गया, उसमें उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई। और जयप्रकाश नारायण, जिनके मूवमेंट में आरएसएस शाना बशाना बल्कि पेश था, और उन्होंने जब दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को ये ऐलान कर दिया कि फौज और नीम फौजी दस्ते हुकूमत की बात ना माने और अपने हथियार उठा लें, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। वो एक काला बाब है हिंदुस्तान की जमहूरियत पे, 19 महीने ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हुए, आप जानते हैं कि उसमें इंदिरा गांधी का सफाया हुआ। नॉर्थ इंडिया में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई, खुद इंदिरा गांधी हार गई, उनके बेटे संजय गांधी हार गए रायबरेली और अमेठी में। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा वो वोट बैंक था वो भी खिसक गया, जो हमारा सपोर्ट बेस था वो भी चला गया, तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने फिर ये राइट विंग पॉलिटिक्स की, जिसको कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कहा जाता है, और उसमें उन्होंने एक तरह से सौदेबाजी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, एक डॉक्टर करण सिंह के जरिए से विराट हिंदू सम्मेलन करवाया गया और अयोध्या के कजिए को खड़ा करवाया गया और पूरा मूवमेंट शुरू कराया गया। उसे मिसेस इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग के तहत वो मूवमेंट चलाया गया। और जब जिस दिन उनको गोली लगी, इंतकाल हुआ उनका, उस दिन सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा चल रही थी, जो अयोध्या के लिबरेशन के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि
उस इलेक्शन में तो पूरा एकजुट होकर के हिंदू वोट इंदिरा गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी को मिला ही, राजीव गांधी वजीर आजम बने। उसके बाद से लगातार जो अयोध्या का मूवमेंट हुआ, 1 फरवरी 86 को ताला खुलवाया गया, फिर 89 में वहां डिस्प्यूटेड साइट पर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ने, जिसमें बूटा सिंह होम मिनिस्टर और एनडी तिवारी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर यूपी के शामिल थे, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के साथ एक रिटन एग्रीमेंट किया है, वो दस्तावेज की शक्ल में मौजूद है, पार्लियामेंट में रखा गया और वो वहां शिलान्यास करा दिया गया। वो पॉलिटिक्स जो मेजोरिटेरियन हिंदू वोट को हासिल करने के लिए की गई थी, वो एक तरह से डेथ नेल साबित हुई और कांग्रेस पार्टी उस इलेक्शन के बाद से यूपी और बिहार में आज तक उबर नहीं पाई है। और फिर रही सही कसर 92 में जब पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, जो कि कांग्रेस हुकूमत थी, उसने बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया और कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ कोई स्टैंड नहीं ले पाई। हालांकि वजीर आजम ने रेडियो पे अनाउंस किया, लाल किले से कहा कि वो मस्जिद वहीं बनाई जाएगी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आज वहां अयोध्या में शानदार राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग चुकी है। तो ये पूरी पॉलिटिक्स जो थी कांग्रेस पार्टी की, वो ये थी कि हम मेजोरिटी वोट हासिल कर लें, हिंदू वोट हासिल कर लें, और उसमें वो धोबी के कुत्ते साबित हुए, ना घर के रहे ना घाट के। अभी हाल में पिछले ही महीने जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वजीर आला के ओहदे के दावेदार हैं, वजीर आला रह चुके हैं कमलनाथ साहब, उन्होंने कहा हाँ ये मुल्क तो हिंदू राष्ट्र है, यहाँ 82% हिंदू हैं, तो हम तो हिंदुओं की पॉलिटिक्स करेंगे। और वो एक साधु को हेलीकॉप्टर में लेके आए और उसके पैरों में पड़े हुए थे। वो वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी ने अयोध्या मूवमेंट के जरिए हुकूमत हासिल करने के लिए किया था। अच्छा, एक चीज जो बहुत ही कॉमन समझ में आ रही है वो ये कि इंदिरा गांधी ने हुकूमत पर काबिज रहने के लिए या हुकूमत में आने के लिए हिंदुत्व का सहारा लिया, और अब भी नरेंद्र मोदी हुकूमत में किसी भी कीमत पर बाकी रहने के लिए वो भी हिंदुत्व कार्ड पर ही चल रहे हैं। तो ये दोनों चीजें तकरीबन एक तरह से कॉमन ग्राउंड सामने आ रहा है। अब जो राहुल गांधी जिस रास्ते पर चले हैं, इस मोदी जी के उस पूरे नजरिए के खिलाफ, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा, उसके साथ साथ कर्नाटक में और खासतौर पे अमेरिका के दौरे में उन्होंने मुसलमानों के बारे में अच्छे कुछ कमेंट्स किए, ये और इनके आमतौर पर रवैये से ऐसा लग रहा है कि ये सभी को साथ लेकर के चलने वाले हैं। आपको अब मौजूदा सियासत में जो अब कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस जो बन रहा है, इसमें आपको कितनी उम्मीद है? क्या ये फिर बिल्कुल हिंदुत्व के रास्ते से बिल्कुल अलग होकर के मोदी जी के रास्ते को पूरी तरह से नेगेट करके ये आगे बढ़ पाएंगे? क्या ये हुकूमत में आएंगे? क्या आपको क्या लगता है, कैसे अब हालात किस तरह से हैं? काजमी साहब, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तुझे हम वली समझते जो न बाद अखबार होता। अगर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी का किरदार, यानी 10 साल यूपीए की हुकूमत चलाने के बाद भी ये होता, तो शायद मुझे ये आर्टिकल लिखने की जरूरत ना पड़ती, जिसमें मैंने उन्हें याद दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी ने कितना खतरनाक खेल खेला, यानी ये मेजोरिटेरियन कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत की। उसकी मैं बानी मानता हूं इंदिरा गांधी को, कि वो उस कम्युनल पॉलिटिक्स की, जाहिर है कि सियासत में तो फसल कोई बोता है, काट कोई और लेता है, ये तो खेल है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इंदिरा गांधी ने जो रास्ता दिखाया, वो उसकी फसल बीजेपी ने पहले वाजपेयी जी को वजीर आजम बना करके काट ली, और बाद में नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 और 2019 का इलेक्शन जीत करके। और आपको मैं याद दिलाऊं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हो रहा था, इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त को तबाह और बर्बाद कर रही थी, उस वक्त वाजपेयी जी, जो कि जनसंघ से आए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनका न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू है, वो मौजूद है नेट पर, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं, ये कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही हैं अपने एंड के लिए, और शेर की सवारी कर रही हैं जो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा। ऑफ ऑल द पीपल, वाजपेयी जैसे आदमी ने ये वार्निंग उस वक्त दी थी जब इंदिरा गांधी इस सियासत की दाग बेल रख रही थी, और उस दाग बेल का नतीजा ये हुआ कि हमने देखा कि मुल्क लगातार नफरत की तरफ बढ़ा। और जैसा आपने कहा कि आज हालात वाकई इस तरह के बन गए हैं कि
नस्लकुशी, जेनोसाइड और इस तरह की बातें हो रही हैं खुलेआम। अब मैं तो सुप्रीम कोर्ट गया हूं उसको लेकर के कि जो लोग सो कॉल्ड धर्म संसद के नाम पे जेनोसाइड की अपील कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो करंट डिस्पेंसेशन है, जो हुकूमत है, जाहिर है कि उसकी पुष्टपनाही हासिल है उन लोगों को जो उसके लिए काम करते हैं। और जहां तक आपका ये सवाल था कि कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद, तो अगर कांग्रेस पार्टी वाकई उन वैल्यूज के लिए कमिटेड होती जो कि जवाहरलाल थे और जिन्होंने आज़ादी के बाद तकरीबन 14-15 साल 17 साल तक ये इस मुल्क को सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलाया और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो उन्हें राजस्थान में जो फसादात हुए उसके बारे में जो रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का वो करके दिखाना चाहिए था। मुझे कहते हुए अफसोस है कि वो बुरी तरह से न सिर्फ नाकामयाब हुए बल्कि कई जगह तो हुकूमत वहां बलवाइयों और दंगाइयों की हिमायत में खड़ी नजर आती। जब मैं भरतपुर की उस मस्जिद को देखता हूँ जहां मुसलमानों को कत्ल किया गया और जिसमें पुलिस शामिल थी, तो मैं वहां की हुकूमत को कैसे माफ कर सकता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस हुकूमतें थी उनका रोल, उनका रवैया माइनॉरिटीज के तई अच्छा नहीं था। छत्तीसगढ़ में तो आज भी आप उठा के देख लीजिए, आदाद शुमार मौजूद हैं, हर चीज आजकल नेट पे मौजूद है, तो आपको लगेगा कि इनके काम करने के तरीके में और बीजेपी आरएसएस के काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अभी तक जो नेल्ली का मसैकर हुआ, जो भागलपुर के फसाद हुए, जो मेरठ मलियाना हाशिमपुरा हुआ, जो भिवंडी, बम्बे, सूरत और दीगर जगह अहमदाबाद में फसादात हुए, वैसे कांग्रेस की हुकूमत में वैसे फसादात, माफ कीजिएगा, अभी बीजेपी हुकूमत में नहीं। हालांकि दहशत बहुत ज्यादा है और ये लिंचिंग जो है ये बहुत ही खतरनाक है, उन फसादात से भी खतरनाक है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों की किलिंग्स नहीं हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने आज तक उससे कोई सबक हासिल नहीं किया है। 1986 में राजीव गांधी की हुकूमत ने एक बड़ा काम ये किया था, मुसलमानों के ऊपर शायद एहसान किया था, जिसे मैं एहसान नहीं मानता, कि शाहबानों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा के जो पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह की शरीयत और इस्लाम चाहता था वो उन्हें बख्श दिया। लेकिन फौरन बाद तभी कह दिया उन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड के अहदेदारों को, जिनमें उस वक्त मरहूम अली मियां भी मौजूद थे, कि देखिए आप जो चाहते थे वो मैंने आपको दे दिया, अब मैं बाबरी मस्जिद का ताला खोलने जा रहा हूँ और आप अपनी जबान नहीं खोलेंगे। चुनाचे पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी तरह से उस मसले पर खामोशी अख्तियार की और उसके बाद जो सियासत शुरू हुई वो हिंदू मुसलमान की सियासत थी। जाहिर है कि उसका फायदा फिर बीजेपी ने उठाया, क्योंकि वो तो पहले से ही, उनका तो 100 साल से आरएसएस को होने जा रहे हैं, उनका एजेंडा है कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसमें मेजॉरिटी जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी बाला हैसियत रहेगी और जो माइनॉरिटीज हैं वो नंबर 2 के शहरी बन के रहेंगे। तो उन्होंने सीएए, एनआरसी और दूसरे कानून ला करके और अपनी हुकूमत का ये 9 साल 10 साल का जो टेन्योर है इसमें ये साबित कर दिया कि बाकी लोग नंबर 2 के शहरी बन करके रहेंगे। तो इस मामले में वो एक तरह से कामयाब भी हैं, मगर मैं ये कहूंगा कि उन्होंने कोई ढकी छुपी बात नहीं की। जब 95-96 में नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, आपको याद होगा काजमी साहब, उस वक्त कहा जाता था छुपा दुश्मन और खुला दुश्मन, और कांग्रेस को छुपा दुश्मन माना जाता था। और उसके नतीजे में महाराष्ट्र में क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है। तो वो पूरी सियासत, उससे अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई सबक नहीं हासिल किया है। और उसके साथ साथ जो उसकी हामी पार्टियां हैं उनके लिए भी आज ये नैरेटिव हो गया है कि भाई मुसलमान को जरा दूर रखो, इनके पास आने से हिंदू वोट भागता है। नतीजा ये कि वो यूपी है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की मुशावरत भी शामिल थी एआईएमएम में, आज कहीं नजर नहीं आती। और आज वो शजरे ममनुआ हो गया है कि इस डायस पे कोई एक मुसलमान आएगा तो शायद हिंदू वोट भाग जाएगा। अगर आप लोग इतने कमजोर हैं, आपकी आइडियोलॉजी इतनी कमजोर है, तो फिर माफ कीजिएगा, खुल के आइए और फिर बीजेपी का मुकाबला उसी मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडे के साथ करिए जो कि आपने चलाया था 80 से 90 तक। लेकिन आप बात करोगे सेक्युलरिज्म की, बात करोगे आपको गांधी और नेहरू की विरासत की, बात करोगे आप कि ये प्लूरल सोसाइटी है, और गुजरात में चुनाव असेंबली का होता है तो आप कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के हर मंदिर में जाओगे। आप जरूर जाइए मंदिर में, ये आपका प्राइवेट अफेयर है, लेकिन जब इसके नाम पे सियासत करोगे तो माफ कीजिएगा बीजेपी से आप बहुत पीछे रह जाओगे, उसको इस मामले में आप कम्पीट नहीं कर पाओगे।
अच्छा कुरबानी साहब, आपके मजमून के सिलसिले में मैंने मुख्तसर बात की आपसे, और बहुत से पहलू जाहिर है रह भी गए होंगे, लेकिन चूंकि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अपनी महदूदियत होती है। अभी जो मैं जो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, कर्नाटक इलेक्शन हारने के बाद खुद ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का माउथ पीस है, जो पंचजन्य हिंदी का और अंग्रेजी का ऑर्गेनाइजर, उन्होंने ये कहा कि अब मोदी के चेहरे पर हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। तो क्या आरएसएस ऐसा कोई इशारा दे रही है ये बात कह करके कि इस बार कोई बात नहीं, मोदी नहीं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस ही हो और इससे कोई बड़ा काम ले लिया जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने शुरू में कहा ना कि आरएसएस का तो ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने 80 में, 84 में 2 इलेक्शन में खुल करके कांग्रेस को हिमायत की, उसको हुकूमत में लाए, और इस बात का एतराफ इंदिरा गांधी ने किया। अभी हाल ही में जो सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी, उनकी किताब आई है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, उसमें बहुत तफसील के साथ इंदिरा गांधी का ये बयान है कि अगर आरएसएस की सपोर्ट ना होती तो मैं हुकूमत में नहीं आ पाती 80 में दोबारा वापस। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा बहुत इफेक्टिवली नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है? आज 400 मेंबर पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है, एक गलती से सिखा गया है, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं। आप ही सवाल करते रहिए कि ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं है, ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं है, या इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता जिसमें सब लोगों की भागीदारी ना हो, मगर वो तो चला रहे हैं, डंके की चोट पे चला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ख्याल था कि वो कुछ नाम नेहाद मुसलमानों को कैबिनेट में दिखाने के लिए बना देंगे, बनाया भी था एक दो बार, एक दो लोगों को, शायद किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, लेकिन उनको बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम उन्हें कॉरपोरेशन से आगे का इख्तियार नहीं दे सकते हुकूमत में, और वो चल। दूसरी तरफ आप देखिए, आर्टिकल 370 हुआ, उसमें सारी अपोजिशन पार्टियां बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन सबने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आर्टिकल 370 खत्म हुआ, एक आदमी सड़क पर निकल करके नहीं आया प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये गलत काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आज भी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है। खुद कांग्रेस पार्टी जिसने 370 लागू किया था कश्मीर में, उसके लीडर करण सिंह, और हरियाणा में बीजेपी के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम इस मामले में नरेंद्र मोदी के साथ। आर्टिकल 370 हो गया, कश्मीर का मामला, फिर अयोध्या में राम मंदिर का मामला, उसमें हर पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ है, कह रही है तो सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगे, अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो बिल्कुल रास्ता साफ है। तीसरी चीज ट्रिपल तलाक पे सारी पार्टियां बीजेपी के साथ हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड सारी पार्टियां उसके साथ हैं। अभी विमेन रिजर्वेशन की बात आई, हमने देखा पार्लियामेंट में हर जमात ने हिमायत की, उसकी कोई एक मेंबर नहीं था जिसने मुखालफत की हो सिवाय ओवैसी के। तो ये जो सारी चीजें, ये नैरेटिव कहाँ जा रहा है, ये पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, और ये आइडियोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है? ये हमें वही ले जा रही है जो आरएसएस चाहता। तो इसलिए टेक्निकली आज उसको कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कहीं जरूरत होगी तो कर लेगी। अब आप बताइए मुझे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट जो माइनॉरिटीज के साथ सलूक कर रही है, आरएसएस की या बीजेपी की सरकार भी उससे और खराब क्या करती? तो उनका इफेक्टिवली लागू हो रहा है। अब ये आप कह सकते हैं कि ये एक डिफैक्टो हिंदू राष्ट्र नहीं है, और डी जूरे, माफ कीजिएगा, नहीं है, डिफैक्टो है, और डिफैक्टो उन्होंने बना दिया है। डी जूरे करने की उनको जरूरत नहीं है कि टेक्निकली पूरी दुनिया में ये क्यों कहना दिखाना कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, लेकिन हमने लेटर एंड स्पिरिट से, प्रैक्टिस से ये साबित कर दिया कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र है, और यहाँ माइनॉरिटीज को मेजोरिटी के रहमो करम पर रहना होगा। अच्छा, एक आखिर में, माफ कीजिएगा, मैं उस वक्त कहा था कि आखिरी सवाल, लेकिन एक सवाल बहरहाल है कि वो लोग जो सेकुलरिज्म की बुनियाद को ही सही समझते हैं, जो उसी पर जीना चाहते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, बहुत से हिंदू भी हो सकते हैं, दलित और दूसरे लोग हो सकते हैं, वो ऐसी हालत में जब ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां, या ये कहा जाए सबसे बड़ी दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, अगर बाकियों को भी आप छोड़ दें,
ये अगर एक ही रास्ते पर चल रही हैं तो इनके लिए जो इज्जत से जीने का रास्ता था वो कहां बाकी बचा, कैसे रहें? देखिए, ये तो अब 2024 में यही तय होना है काजमी साहब कि ये मुल्क उस रास्ते पे चलेगा जिस रास्ते पे पिछले 9 बरस से चलाया जा रहा था बहुत इफेक्टिवली, और या ये कि इसको रोक करके बताया जाएगा कि नहीं, आप गलत रास्ते पर हैं, ये रास्ता मुल्क को तोड़ने वाला है, मुल्क को जोड़ने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको फिर पॉलिटिक्स अपना जो प्लान बनाना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत अनइक्वल टर्म्स में ये बात कहनी पड़ेगी कि आप सेक्युलरिज्म पे, सोशलिज्म पे, डेमोक्रेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हो ये गया है कि आज जो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फैमिली की जागीर जैसी बन गई हैं, और वो सब उनका मकसद ये होता है कि हुकूमत में कैसे आए और दौलत कैसे इकट्ठा करें, पैसा कैसे बनाएं। इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे माहौल में कि जब इंडिया अलायंस बीजेपी से लड़ने की बात कर रहा है, उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो प्रोग्राम बनाएं उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ में इन सारी बातों को कहें। हो सकता है कि वो अगला इलेक्शन हार जाएं, लेकिन उन्हें अपने उन उसूलों पर जिनका जिक्र मैंने पहले किया कि जिसके लिए गांधी जी ने, जवाहरलाल ने, मौलाना आजाद ने कमिटमेंट किया था इस मुल्क की आवाम के साथ, उस कमिटमेंट में कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि देखिए, हम किसी भी सूरत में इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा नहीं चलने देंगे, डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी होगी जिसमें सबकी भागीदारी होगी, और उसके लिए बिहार ने इस वक्त एक किरण दिखाई है, और वही एक तरह से इस जो हिंदुत्व की सियासत है उसकी का काट हो सकती है, और वो ये है कि कास्ट पे मबनी जो पॉलिटिक्स है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसको बना करके और उसमें ये लिहाज को दरकिनार करते हुए कि अगर हम मुसलमानों को टिकट देंगे तो वो ये लेवल लगेगा कि साहब हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या हम सिखों को देंगे या हम ईसाइयों को देंगे, बल्कि कहना चाहिए कि सबका मुल्क है, सबकी बराबरी की बात हो रही है तो हम वो करेंगे, और किसी भी कीमत पर कोई भी कम्युनल एजेंडा हम नहीं चलने देंगे। अनफॉर्चुनेटली 10 साल के मनमोहन सिंह की हुकूमत में जस्टिस स्ट्रक्चर कमेटी भी बनी, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी बनी, लेकिन अमली तौर पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज भी सैकड़ों बेगुनाह मुस्लिम नौजवान जेलों में बंद हैं। उसकी वजह यूएपीए जैसे काले कानून है, और उन कानूनों को खत्म नहीं किया गया, उन लोगों को रिहा कराने के लिए काम नहीं किया गया। तो इस पर अपने आप को साबित करना पड़ेगा इंडिया अलायंस की पार्टियों को कि वो एक ऐसा निजाम बनाएंगे जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब, आपने कांग्रेस के बदलते हुए रुख, नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर के बारे में आपने बताया। आपने नरसिम्हा राव के दौर में जिस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद की गई वो भी आपने बताया, और अब जो उम्मीद की किरण जो देश को नजर आ रही है इंडिया अलायंस, उसमें जो उम्मीदें आपने रखी हैं वो ये कि वो उसी धर्मनिरपेक्ष और बराबरी के हकूक की बात करें और उस पर मजबूती से डटें, और इस पर इम्तिहान हो चुका है। कर्नाटका के लोगों ने वो बाकायदा फैसला सुना दिया है। तो ये देश किस तरफ जाएगा उसके लिए 2024 का इलेक्शन बहुत अहम है, आवाम के लिए भी और सरकार में आने वालों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।